नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। बिहार में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले के बाद बीजेपी और नीतीश कुमार के बीच जबरदस्त रस्साकशी चल रही है। एनडीए में टिकट बंटवारे को लेकर जो फॉर्मूला तय हुआ, उसके बाद नीतीश कुमार पहुंच गए हैं कोप भवन में। अपने पार्टी के नेताओं को हड़काया है, साथ ही साथ बीजेपी को संदेश दिया है, वो अलग है। और ये सब कुछ ड्रामा चल ही रहा था कि तभी इस्तीफों की झड़ी लग गई है। तमाम इस्तीफे हो रहे हैं। असली ड्रामा तब शुरू हुआ जब एनडीए के एक सांसद ने सीधा सीधा इस्तीफा दे दिया ये कहते हुए कि हमारी तो कुछ सुनी ही नहीं जा रही है, पुराने पार्टी के नेताओं की नहीं सुनी जा रही है, नए नए लोग ऐसे ऐसे हैं जिनके कहने पर सीट बंटवारा किया जा रहा है, जिनको बताया जा रहा है, जिनसे पूछा जा रहा है, हमारी कुछ भी नहीं सुनी जा रही है। और एनडीए में जबरदस्त तरीके से रायता फैला हुआ है। अमित शाह समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिरकार इसको कैसे समेटेंगे, क्योंकि जो नीतीश कुमार है वो लगातार प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जो 101 सीट का फॉर्मूला तय हुआ है, उस पर नीतीश कुमार मानने को तैयार नहीं है और कह रहे हैं कि हम अपनी वो सीटें नहीं छोड़ेंगे जिस पर हमने जीत दर्ज की थी। लगातार जिस तरीके से बड़ा भाई की भूमिका में नीतीश कुमार रहने की सोच रहे थे, अब बिल्कुल बराबर की सीटें देकर के बीजेपी ने वो जो मामला है वो फंसा दिया है। और नीतीश कुमार अब जाहिर तौर पर इसको लेकर के बिल्कुल ही असंतुष्ट नजर आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम अपनी सीटें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। तो अब समझ में नहीं आ रहा है कि जो रायता फैला है इसको कौन समेटेगा, क्योंकि सब तो अपनी अपनी जगह मुंह फुलाए बैठे। नीतीश कुमार अलग मुंह फुलाए हैं, उनके विधायक ने अलग मुंह फुलाया हुआ है, साथ ही साथ सांसद जो है उन्होंने तो इस्तीफा ही दे दिया है। चिराग पासवान का अलग ही चल रहा है। चिराग पासवान को लेकर के नीतीश कुमार का कहना है कि हमारी सीटें चिराग पासवान को कैसे दे दी गई हैं, इसको हम नहीं छोड़ेंगे। अगर चिराग पासवान को सीटें दी गई तो फिर हम भी उस पर उम्मीदवार उतारेंगे। तो आप सोचिए कि एक सीट पर एनडीए के 2 उम्मीदवार अगर उतरेंगे तो फिर क्या ही सीन होगा। और इसको लेकर के जो भी एनडीए में जबरदस्त बवाल देखने को मिल रहा है, एनडीए में जो बीजेपी दफ्तर है उसके बाहर भी लगातार भीड़ जमा है, मजमा लगा हुआ है। साथ ही साथ नीतीश कुमार के जो आधिकारिक आवास है, उनका मुख्यमंत्री आवास है, उसके बाहर लगातार धरने हो रहे हैं, नारेबाजी हो रही है, तमाम कार्यकर्ता जमा है टिकट बंटवारे को लेकर के। तो इन सारी चीजों को लेकर के हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर केस्वामी सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सर, आप देख रहे हैं कि एनडीए में जिस तरीके का बवाल देखने को मिल रहा है, सबसे पहले तो हम कुछ खबरें आपको दिखा देना चाहेंगे कि चाहे चिराग पासवान हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे नीतीश कुमार हो, कोई भी संतुष्ट नजर नहीं आ रहा है। और जिस तरीके से चिराग पासवान की बात मानी गई है, उसको लेकर के सब सोच में पड़ गए कि आखिरकार चिराग पासवान ने क्या किया है जो उनको भाई इतनी सारी सीटें दे दी गई हैं, 29 सीटें दे दी गई हैं। अब आप देखिए कि इसमें लिखा हुआ है कि नारेबाजी, कंफ्यूजन और मजमा। ये है पटना में बीजेपी ऑफिस का माहौल। तो बिहार का बीजेपी हेडक्वार्टर है पटना के वीरचंद पटेल रोड पर। बीजेपी के प्रदेश ऑफिस के बाई तरफ आरजेडी ऑफिस है, दूसरी तरफ कुछ दूरी पर जेडीयू ऑफिस है। ट्रैफिक इतना कि एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस जाने में 25-30 मिनट लग जाए, जबकि दूरी कुछ मिनट की है। ट्रैफिक की तरह ही बीजेपी प्रदेश ऑफिस में भी भीड़ है। तो ये जो है ये सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। और सीएम दफ्तर के बाहर जिस तरीके से भीड़ जमा हो गई है, और देखिए लिखा है कि टिकट बंटवारे को लेकर पटना बना राजनीतिक अखाड़ा, सीएम आवास के बाहर जेडीयू नेताओं का हंगामा। तो ये जो राजनीतिक सरगर्मियां वो लगातार देखने को मिल रही है। और जेडीयू विधायक गोपाल मंडल जो है वो तो अभी तक धरने पर बैठे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि बिना मिले हम जाएंगे नहीं, बिना टिकट लिए हम जाएंगे नहीं। दोनों चीजें उन्होंने साफ तौर से कह दी है। और साथ ही साथ मैं अब उपेंद्र कुशवाहा का भी एक बयान सुनवाऊंगी अभी थोड़ी देर बाद। लेकिन सबसे पहले ये जो सिरफटौवल चल रहा है चारों तरफ से एनडीए के अंदर, कैसे लगता है आपको कि बीजेपी इसको कैसे समेट सकेगी? जय संविधान। देखिए निधि, जो आपके सूत्र पिक्चर बता रहे हैं और मेरे सूत्र पिक्चर बता रहे हैं, उनमें अंतर है। देखिए, मेरे सूत्र ये बता रहे हैं और पटना के बिल्कुल जहां मुख्यमंत्री निवास है उसके पास आसपास रहने वाले वरिष्ठ अधिकारी जिन्होंने लालू यादव के साथ भी काम किया है और जिन्होंने नीतीश कुमार के साथ भी काम किया है, वो मुझे बता रहे हैं जो वो बिल्कुल अलग स्टोरी है। वो स्टोरी ये है, नीतीश कुमार किसी से भी नहीं मिल रहे हैं। ही इज टोटली कन्फाइंड। जो ये कहानी बनाई जा रही है कि उन्होंने संजय झा को डांटा और लल्लन सिंह को डांटा, ये बिल्कुल गलत खबर है। नीतीश कुमार किसी से नहीं मिल रहे और मैं तो यहां तक कहूंगा एक जांच कमेटी बनाई जानी चाहिए, लेकिन वो बनेगी नहीं इसलिए कि जिसको बनानी है वो नहीं बनाएगा। उसी की वजह से ये सब हो रहा है कि नीतीश कुमार के स्वास्थ्य का इतनी ज्यादा गिरावट किस वजह से हुई, उनके खाने में क्या मिलाया गया और किस तरह से उनको इस अयोग्य बना दिया गया है कि आज के तारीख में नीतीश कुमार किसी से मिल नहीं रहे, कोई उनसे मिल नहीं पा रहा है। ये जो कहा जा रहा है, ये जो गोपाल मंडल की बात हो रही है, ये जो अजय मंडल की बात हो रही है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिन्होंने रिजाइन कर दिया है,
जनता दल यूनाइटेड में मनुवादियों का कब्जा हो गया है। संजय झा और लल्लन सिंह ने जेडीयू को भारतीय जनता पार्टी के चरणों में बिछा दिया है और वहां पे जेडीयू पूरी तरह से विभाजित है। आज की तारीख में एक तरफ ब्राह्मण, भूमिहार और राजपूत हैं और दूसरी तरफ सारे बैकवर्ड और ओबीसी हैं। एक बहुत बड़े पत्रकार की मीटिंग फिक्स थी नीतीश कुमार से, 1.5 घंटे तक बैठकर वो वापस इसलिए आना पड़ा कि वो नीतीश कुमार से नहीं मिल रहे। नीतीश कुमार ने मिलने से मना कर दिया या उनको जो एजेंट्स हैं जिन्होंने उनको इस तरह से घेर रखा है वो किसी से नहीं मिल रहा है। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, जो स्टोरी आप बता रहे हैं, आप संजय शर्मा तो चलिए जा सकते हैं और इस तरह के हैं कि बात कर सकते हैं, नीतीश कुमार से 1 घंटे का इंटरव्यू, 5 मिनट का इंटरव्यू करके दिखा दें। और आपके इस डिबेट के माध्यम से मैं बड़े बड़े पत्रकारों को चैलेंज करता हूं, जरा नीतीश कुमार से 15 मिनट का इंटरव्यू करके दिखा दें। नीतीश कुमार किसी से नहीं मिल रहे हैं क्योंकि जेडीयू पे पूरी तरह से कब्जा जो है संजय झा, लल्लन सिंह का हो गया है। और दूसरी बात यह है, जो ये 101 सीटें मिली हैं, ये भी लल्लन सिंह, संजय सिंह ने किया है। और ये भी बिल्कुल पक्की बात है कि इस 101 सीट में जो जेडीयू को मिली है, कम से कम 25-30 सीटें ऐसी हैं जो कि घोर बीजेपी के लोगों को दिलवाई हैं संजय झा ने और लल्लन सिंह ने। और ये पूरी व्यवस्था कर दी है उन्होंने, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी का जो रणनीति है वो स्पष्ट है। अगर नहीं आप मानती है तो दूसरी बात है, मैं आपको स्पष्ट बता देता हूं। भारतीय जनता पार्टी की यह रणनीति है कि भारतीय जनता पार्टी को 70-80 सीटें मिल जाएं, प्रशांत किशोर को 15-20 सीटें मिल जाएं, चिराग पासवान को 10-15 सीटें मिल जाएं और उपेंद्र कुशवाहा और इनको मांझी जी को तो 2-2, 3-3 सीटें मिल जाएं, जिससे कि वो 123 की सीट पे पहुंच जाए। वो ये जानती है कि जेडीयू अगले इलेक्शन, इस इलेक्शन के बाद टूट जाएगी, खत्म हो जाएगी। कुछ लोग जो बैकवर्ड ओबीसी के होंगे वो चले जाएंगे आरजेडी की तरफ और जो सवर्ण हैं वो चले जाएंगे बीजेपी की तरफ, एनडीए गठबंधन की तरफ। और ये बात बिल्कुल सही है। टिकट एलोकेशन में भी आप देखिएगा जिस प्रकार से सिटिंग एमएलए जो जेडीयू के हैं उनकी सीट एलजेपी को दी गई है, ये एलजेपी भी जो कर रही थी वो भी एक नौटंकी थी। और आज के तारीख में जो गोदी मीडिया फैला रहा है बात, ये भी नौटंकी है। नीतीश कुमार पे पूरी तरह से लल्लन सिंह और संजय झा का कब्जा है और उनको कोई मौका नहीं दिया जा रहा है। जो प्रशांत किशोर को 22-23% का वोट ट्रांसफर होना बताया जा रहा है, ये भी इन लोगों की एक रणनीति है। ये दिखाना चाहते हैं कि तेजस्वी यादव को अगर 34% वोट मिल रहे हैं और 22-23% वोट प्रशांत किशोर को मिल रहे हैं और 16-17% नीतीश कुमार को मिल रहे हैं, इसका माने अगर आप भारतीय जनता पार्टी को अपोज करना चाहते हैं और आप आरजेडी को भी नहीं चाहते हैं, इसका माने आप यादव, मुसलमान और दलित नहीं है, तो अति पिछड़ी और अति दलित जात के हैं, तो आप प्रशांत किशोर को वोट दीजिए, जिससे एंटी बीजेपी वोट डिवाइड हो जाए और बीजेपी को फायदा हो जाए। ये देखिए बिल्कुल पक्की बात है। और ये भी देख लीजिए, प्रशांत किशोर की लिस्ट देख लीजिए आप, 35% उसे में अति पिछड़े हैं। वो चोट पहुंचा रहे हैं जेडीयू को, वो है चोट पहुंचा रहे हैं नीतीश कुमार को। यादव और मुसलमान भी बहुत ज्यादा नहीं है, मुसलमान भी केवल 4-5 पहले की जो 51 की लिस्ट थी उसमें थे। इसका मतलब ये है, और ये पूरी रणनीति है ये एनडीए गठबंधन की, कि नीतीश कुमार से छुट्टी पाई जाए। और नीतीश कुमार जब 101 सीटों पे लड़ रहे हैं और 142 सीटों पे बाकी लोग लड़ रहे हैं, अगर 10-15 सीटें प्रशांत किशोर को मिल जाएं तो इनकी सरकार बिना नीतीश कुमार की बन सकती है। नीतीश कुमार को एकनाथ शिंदे बनाने का कार्यक्रम हो चुका है और ये प्रशांत किशोर स्पष्ट रूप से कह चुके हैं। अगर हंग असेंबली आई और मेरी सीटों से अगर एक सरकार बन पाएगी तो मैं एनडीए को समर्थन दूंगा, मैं महागठबंधन को समर्थन नहीं दूंगा। इसका मतलब यह है कि जो भी वो आक्रामक तेवर दिखा रहे हैं एनडीए के, वो केवल ये दिखाने के लिए कि हम एंटी बीजेपी हैं, एंटी बीजेपी वोट हो और महागठबंधन को नुकसान हो। ये भी बात बिल्कुल पक्की है कि प्रशांत किशोर जब वहां पे गए, जो तेजस्वी यादव की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां जाके जो उन्होंने सोचा कि वहां मेरी शायद कुछ दाल गल जाए, जब वहां की हवा फिजा उन्होंने देखी, उन्होंने विड्रॉ कर लिया कि मैं कहीं से इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। गोदी मीडिया ने पूरा माहौल बनाया था एज इफ तेजस्वी यादव को उनकी घर की सीट पे प्रशांत किशोर हराएंगे। प्रशांत किशोर केवल एक मोहरा हैं
जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा खड़ा किया गया है, और जो ये ओवैसी साहब कर रहे हैं, जो प्रशांत किशोर कर रहे हैं, और जो ये खेल चल रहा है। क्योंकि देखिए, एसआईआर के विरोध में एनडीए गठबंधन का एक भी पार्टी नहीं है, प्रशांत किशोर भी नहीं है, प्रशांत किशोर भी एसआईआर के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जेडीयू भी जो कर रही है, ये भी एक नौटंकी है। कोई किसी से नाराज नहीं है। नीतीश कुमार को बिल्कुल एक प्रकार से मानसिक रूप से खत्म कर दिया गया है, उनकी इनिंग खत्म हो चुकी है, उनके बेटे निशान भी नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। और कल मैं एक गोदी मीडिया में गया था, निधि, आप खुद विश्वास कीजिए, 7 पैनलिस्ट थे, 7। एक भारतीय जनता पार्टी का था, एक जेडीयू का था, एक मैं था, एक आरजेडी का था, और 2 लोग ऐसे थे जो जनशक्ति, ये इनके स्वराज, ये इनकी प्रशांत किशोर की पार्टी के 2, बाकी सबके 1, उनके 2। गोदी मीडिया ये कोशिश कर रही है किसी प्रकार से प्रशांत किशोर को प्रोजेक्ट करके और भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट दिखा के एंटी बीजेपी वोटों। लेकिन एक की मुझे खुशी है, आज जितने भी पत्रकार जा रहे हैं, और आप भी अपने पत्रकार को अगर आप भेजेंगे, युवाओं के बीच में चले जाइए। खान सर की क्लासेस में हजारों बच्चे निकले, 80% बच्चे वहां पे बदलाव की बात कर रहे थे, तेजस्वी की बात कर रहे थे। दिल्ली के अंदर भी जो बिहारी बच्चे हैं, सब तेजस्वी की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी आइकॉन बन गए हैं बिहार के अंदर। दलितों में, अति दलितों में, ब्राह्मणों में, राजपूतों में, हर जगह पे राहुल गांधी का क्रेज है। और जिस सोशल मीडिया ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया था, आज के तारीख में वही गोदी मीडिया, वही सोशल मीडिया मोदी जी के अंत का कारण, अंत का मतलब राजनीतिक अंत। बाकी परमेश्वर करे उन्हें लंबी उम्र मिले। बिल्कुल सर, और ये राजनीतिक अंत अब देखने को मिल रहा है कि एनडीए के लोग ही कह रहे हैं कि एनडीए में नथिंग इज नॉट वेल, मतलब कि हमारे जो एनडीए है उसमें कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। और ये बात कही उपेंद्र कुशवाहा ने। उपेंद्र कुशवाहा जो कि लगातार आप देख रहे हैं कि अपने बयानों को लेकर के चर्चा में बने हुए हैं, और उन्होंने साफ तौर से कहा है कि एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। और इसको लेकर के उन्होंने जो बयान दिया, मैं पहले उनका बयान सुनवाती हूँ। क्या कहा? तो जब हाथ जोड़कर वो चले गए तो फिर अब उनसे पूछना चाहिए था ना। सर, आप नाराज हैं या नहीं सर? नाराज और प्रसन्न होने का कोई मामला नहीं है, आपको उनसे सवाल पूछना चाहिए था। लेकिन पहले आपने अपने लोगों से माफी मांगी, फिर शेरो शायरी आपने की, साजिश की बात कही। क्या उपेंद्र कुशवाहा के साथ साजिश हो रहा है? देखिए, क्वालिटी ऑफ सीट नहीं मिला है। दिस टाइम नथिंग इज वेल इन एनडीए। थैंक यू। कुछ भी ठीक नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है। तो सर, उपेंद्र कुशवाहा जो हैं वो कह रहे हैं कि नथिंग इज वेल इन एनडीए। और आप देखिए कि ये जो सारी चीजें वो चल रही हैं सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान को लेकर के, कि उनको महुआ सीट देने से नाराज है उपेंद्र कुशवाहा। और कुशवाहा को मनाने के लिए बीजेपी के बड़े नेता देर रात उनके घर पहुंचे, सुबह 4 बजे तक। और नित्यानंद राय जो है वो उन्हें मनाने की कोशिश करते रहे, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम रही। रात भर माथापच्ची के बाद भी जब कुशवाहा नहीं माने तो भाजपा नेता चुपचाप वहां से चले गए, बिना मीडिया में कोई बयान दिए, हाथ जोड़ करके। वहीं मीडिया ने जब इनसे सवाल पूछा उपेंद्र कुशवाहा से, तो इन्होंने पूरी तरीके से संकेत दे दिए कि कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। अब आज इसके बाद गृहमंत्री अमित शाह ने इनको दिल्ली बुलाया था। दिल्ली में इनकी मुलाकात भी हुई है लगभग 1 से 1.5 घंटे। और उस बातचीत में अब क्या निकल करके सामने आया है ये तो अभी नहीं पता चला है। लेकिन जिस तरीके से सर एनडीए के लोग ही कह रहे हैं कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं होगा। अभी तक तो देखिए, आप हम कहते थे, या फिर सारे पत्रकार कहते हो, या आम जनता कहती हो, लेकिन यहाँ पर तो अब एनडीए के लोग ही कह रहे हैं कि यहाँ पर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अब इसको कैसे ठीक करेंगे मोदी जी और शाह जी? देखिए, केसी त्यागी जी ने एक डिबेट के अंदर एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा हमारा गठबंधन बीजेपी से है, हमारा गठबंधन चिराग पासवान से, जीतनराम मांझी से और उपेंद्र कुशवाहा से नहीं है। अब बताइए, एक जो नंबर 1, 2 की पार्टी है वो कह रही है कि हमारा बीजेपी से है, और चिराग पासवान और आप जानते हैं नीतीश कुमार में कितनी तनी हुई है। जीतनराम मांझी भी दलित वोट को टारगेट करते हैं और चिराग पासवान भी करते हैं, उनमें आपस में तनी हुई है। तो सीधी सी बात यह है कि इनमें जितने भी लोग हैं आपस में भिड़े हुए हैं। अच्छा, यह भी बिल्कुल बात समझ में नहीं आती है कि चिराग पासवान जिन्होंने पिछली बार जो सीटें लड़ी थी उनको केवल 1 सीट मिली थी,
और वो सीट भी व्यक्ति जो था टूट के जेडीयू में चला गया था, कोई सीट नहीं मिली। उन्हें 29 सीटें दे दी, 29। और जीतन राम मांझी को, जिन्हें ज्यादा कैंडिडेट जीते थे, और उपेंद्र कुशवाहा को 6 सीटें दे दी। उनसे ज्यादा तो इनके मुकेश सहनी के लोग जीते थे। वो भी बाद में खैर टूट गए, अलग मुद्दा है। वही टूटेंगे ही, जो सत्ता में आएगा उसके साथ चले आएंगे, जो विपक्ष में आएगा उसको लोग छोड़ देंगे। और प्रशांत किशोर ने भी कह दिया है कि अगर मैं सत्ता में नहीं आया तो मैं विधायकों को खुला छोड़ दूंगा, भैया तुम्हें जिधर बिकना है बिक जाओ, करोड़ 2 करोड़ रुपए ले लो, आधा मुझे पहुंचा देना, आधा तुम लेके निकल लेना। देखिए ये बात बिल्कुल पक्की है कि ये जो कुछ हो रहा है। अच्छा, इस मामले में महागठबंधन ने बहुत बढ़िया रणनीति अपनाई, आपने सुना होगा। मुकेश सहनी को 18 सीटें दी जा रही हैं। 18 सीटों में ये नहीं कहा गया कि उन्हें 18 सीटें दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं 10 सीटें आरजेडी अपने कोटे से देगी और 8 सीटें कांग्रेस अपने कोटे से देगी। क्या मैसेज जा रहा है? मैसेज ये जा रहा है कि मुकेश सहनी में, कांग्रेस में और आरजेडी में समन्वय है, अपने कोटे से सीट दे रहे हैं। इसका माने वी आर वेल कोऑर्डिनेटेड। आईपी गुप्ता जो एक बहुत बड़े, मैंने पहले भी बताया था, उनका भी अब देखिए इनके अंदर जो होगा ये एनडीए के अंदर, आप नहीं थी, मैं संजीव श्रीवास्तव जी के साथ मेरा डिबेट चल रहा था, मैंने किस्सा सुनाया था, आपके ज्ञानवर्धन के लिए मैं सुना देता हूं। एक बार क्या हुआ है, गुरु के 2 शिष्य थे। अच्छा, शिष्य थे, आपस में लड़ते बहुत थे। जो गुरु कहते थे, एक अगर बाईं तरफ जाता था, दूसरा दाईं तरफ चला जाता था, आपस में हमेशा लड़ते झगड़ते रहते। अच्छा, हमारे बचपन में, तुम्हारे बचपन में हुआ कि नहीं हुआ, आई डोंट नो, हमारे यहाँ बाबा दादी और जब ये नाना नानी आया करते तो हम लोगों की ड्यूटी लगाती थी, हम उनके पैर दबाते थे। अच्छा, हम पैर दबाते थे, वो कहानी सुनाते थे, तो एक बार्गेन होता था कि यार तुम पैर दबाओ, मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगा। इस चक्कर में उनका भी काम निकल जाता था, हमें भी कहानी सुनने को मिल जाती थी। तो गुरु ने अपने दोनों शिष्यों से कहा कि ये बायां पैर जो है पहले का है और दायां पैर तुम्हारा है, और अपना अपना पैर दबाओ यार, तुम दूसरे पैर से बवाल ना लो, न आपस में लड़ो, एक एक पैर दबाओ। अच्छा, जब ए ने देखा कि ये बी का पैर है, बी ने देखा ये ए का पैर है, तो उन्होंने क्या किया, एक एक लठ लाए, ए वाले ने बी वाला पैर तोड़ दिया, बी वालों ने, अब गुरुजी की दोनों टांगे टूट गई। तो ये जो होने वाला है, एनडीए गठबंधन में यही होने वाला है। अब क्या होगा कि एलजेपी के लोगों को हराने में जेडीयू लग जाएगी, जीतन राम मांझी लग जाएंगे, उपेंद्र कुशवाहा लग जाएंगे। अच्छा, उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार के कैंडिडेट हरवाने में चिराग पासवान लग जाएंगे। अब ये मुझे नहीं समझ आ रहा, जो गुरु जी है वो गुजरात वाले 2 गुरु लोग हैं, अब इनका क्या होगा जब उनके सारे शिष्य आपस में भिड़ेंगे, अब किसकी टांग टूटेगी, किसकी नहीं टूटेगी। और इस मामले में महागठबंधन ने एक और चालाकी की है, बहुत बढ़िया चतुरता से काम किया है। उन्होंने अभी तक सीट एलोकेशन नहीं बताया है, लेकिन सिंबल बांटना शुरू कर दिया है। इसका माने सीपीआई एमएल भी, सुरेंद्र, ये कौन था वो, सुरेंद्र सिंह राजपूत, उसकी साली साहिबा को टिकट मिल गया है, उनकी एक भांजी को टिकट मिल गया है, जो कि सीपीआई एमएल के टिकट पे लड़ रही हैं, और वहां पटना यूनिवर्सिटी से भी इलेक्शन लड़ी थी, और उनका क्या नाम है। तो बेसिक इशू ये है, वहां सिंबल बट रहा है। होता क्या निधि, तुम खुद सोचो, अगर तुम फाइलिंग डेट के 5 दिन पहले तुमने टिकट अनाउंस कर दिया, भाई अगर 10 एस्पिरेंट्स हैं, अगर 10 उम्मीदवार हैं जो चाहते हैं उस जगह से टिकट मिले, आपने एक को दे दिया, तो 9 जो हैं 10 दिन तक पूरा तहस नहस कर देते हैं खेत, पूरे अपने यहाँ जाके अपने क्षेत्र में उसकी इमेज खराब कर देते हैं। जब लास्ट मोमेंट पे जिस दिन फाइलिंग होनी है उसी दिन जाके अगर फाइल होगा, तो बाकी 9 लोग जो हैं वो भी, माहौल तो यही बनाना पड़ेगा ना, उन्हें पता नहीं उनको टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो भी लगे रहेंगे, नहीं नहीं महागठबंधन अच्छा है, लालू यादव अच्छे हैं, तेजस्वी अच्छे हैं, राहुल अच्छे हैं। अगर टिकट लास्ट मोमेंट में बटेगा, उसके बाद उनकी न्यूसेंस वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो एनडीए ने पहले टिकट अनाउंस करके न्यूसेंस वैल्यू क्रिएट करवा दी, और महागठबंधन ने वो नहीं किया। फिर उसके बाद उन्होंने मुकेश सहनी, जिसे हमें लग रहा था कि एक बहुत बड़ा ऐसा पेंच है जो अपने को डिप्टी चीफ मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, 19 सीटें अगर निषादों को मिल गई, मल्लाहों को मिल गई, केवटों को मिल गई, और उधर पासवान साहब को 29 सीटें मिल गई, तो इनको ये लगता है उस समुदाय को तो अति पिछड़ी जात का है कि भैया अगर ये पासवानों को जितना है तो हम भी जीतेंगे। तो जो वोट बैंक था, जो फ्लोटिंग वोट बैंक था अति पिछड़ों अति दलितों का, वो आज के तारीख में चिराग पासवान और जीतन राम मांझी की लड़ाई की वजह से, मुकेश सहनी को सम्मान मिलने की वजह से, मेरे ख्याल से अगर चुनाव आयोग एसआईआर में बड़ा खेल न कर दे और शाम को 5 बजे के बाद 10% वोट न बढ़ा दे और ईवीएम न बदली जाए, 100% बैटरी चार्ज न मिले, तो इस बार महागठबंधन को कम से कम 180 सीटें मिलेंगी। ये लिखवा के आप रख लीजिए।
बिल्कुल सर, और आप देखिए कि जो एनडीए गठबंधन है, बीजेपी ने नहीं सोचा था कितना ज्यादा तमाशा होगा कि चाहे चिराग पासवान हो, चाहे ये जीतन राम मांझी हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा की, सब ऐसे ऐसे डिमांड रख देंगे जो पूरी करना ही मुश्किल हो जाएगा। जीतन राम मांझी को देखिए, उन्होंने तो ऐसा बयान दे दिया है कि पूछिए मत। वो कह रहे हैं कि हम भी चिराग पासवान के उम्मीदवार के खिलाफ 2 जगह पर सिंबल बांटेंगे। मतलब जीतन राम मांझी जो कि एनडीए का हिस्सा है, चिराग पासवान जो वो भी एनडीए का हिस्सा है, और मांझी अपने ही एनडीए के सहयोगी के खिलाफ आग उगलते हुए कह रहे हैं कि नीतीश कुमार नाराज है, तो बिल्कुल सही नाराज है, उनकी नाराजगी जायज है, हम उनके साथ हैं और हम भी चिराग पासवान की कैंडिडेट के खिलाफ अपना कैंडिडेट जो है उतारेंगे। क्या कह रहे हैं, उनका छोटा सा बयान है, वो दिखाती हूँ। है मैं उनके गुस्सा एकदम जायज है, मैं उनके गुस्सा से सहमत हूँ। जब डिसीजन हो गया है तब फिर जदयू के सीट पर कोई दूसरा क्यों उनसे मूल दे रहा है, और हम उनसे सहमत होते हुए हम भी जो बोध गया से पार्टिकुलर नेता का जो सीट मिला है वहाँ, और मखदुमपुर से जो सीट मिला है वहाँ भी हम अपना लोगों को सिंबल दे रहे हैं। यानी कि चिराग के उम्मीदवार के खिलाफ हम नाम नहीं जानते हैं, लेकिन हम नीतीश कुमार जी के स्टेप से सहमत होते हुए हम भी 2 जगह अपना सिंबल दे रहे हैं। आपके उम्मीदवारों की लिस्ट तय हो गई है? हाँ, तय हो गई। मांझी की जो स्थिति बनी हुई है अभी बिहार की, क्या कहिएगा? एकदम एनडीए हम लोग जीतेंगे बहुत बहुमत से। लेकिन एक दल है जो लगातार प्रेशर बना रहा है एनडीए पर। एगो से कहा था अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है। उनका आपने सुना इनका बयान, वो साफ तौर से कह रहे हैं कि भाई चिराग के खिलाफ उम्मीदवार खड़ा करूंगा, और वो ये भी कह रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार सही नाराज है। और आप देखिए कि नीतीश कुमार नाराज इसलिए है क्योंकि लगातार उनकी जो अनदेखी की जा रही है, और साफ तौर से ये बताया भी जा चुका है कि नीतीश कुमार खुश नहीं है, उसके बावजूद ये ड्रामा जो है वो लगातार चल रहा है। नीतीश कुमार जो है जो तकरार है वो चल रही है, और एनडीए में जिस तरीके की ये जो रस्साकशी देखने को मिल रही है, काफी ज्यादा वो समझ से बाहर है। क्योंकि आप देखिए नीतीश कुमार इस बात से नाराज है कि उनके कोटे की सीट चिराग पासवान को दे कैसे दी गई। कल से इसी बात से नाराज है, क्योंकि चिराग पासवान और नीतीश कुमार की पार्टी के बीच अदावत तो सब जानते हैं, और चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को कितना नुकसान पहुंचाया है ये भी सब जानते हैं। लेकिन बीजेपी जानबूझ करके जिस तरह से चिराग पासवान को ज्यादा भाव दे रही है, उससे अब बाकी दलों में भी असंतोष बढ़ने लगा है। केवल नीतीश कुमार ही नहीं, और नीतीश कुमार आप देखिए कि वो किसी से मिल नहीं रहे हैं, किसी से बातचीत नहीं कर रहे हैं। मीडिया जो है वो भी कह रही है, जो विधायक जी है वो धरने पर बैठ गए हैं कि मुख्यमंत्री जी ने मिलने का मौका ही नहीं दिया। तो समझ में नहीं आ रहा कि मुख्यमंत्री जी फिर मिल किससे रहे हैं। मीडिया भी कहती है कि मुख्यमंत्री जी मिलते नहीं है, कुछ जेडीयू के सांसद, जेडीयू के विधायक कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी मिलने का वक्त नहीं दे रहे हैं। तो फिर मुख्यमंत्री जी आजकल व्यस्त कहाँ है? नहीं, देखिए, बिल्कुल पहले भी मैंने जो कहा, मैं बिल्कुल उस बात पे स्टैंड कर रहा हूं अभी भी। नीतीश कुमार नहीं किसी से मिल नहीं क्या रहे हैं, उन पे कब्जा हो गया है, उनको कैप्चर कर लिया गया है, उनको घेर लिया गया है, वो किसी से मिल नहीं सकते। अस्वस्थ हैं इसलिए नहीं मिल सकते, या उनके चारों तरफ जो उनके ये कॉकस ने घेर लिया है, भारतीय जनता पार्टी के एजेंट्स ने कर लिया है। तभी मैं आपसे कह रहा हूं, आप बड़े पत्रकार किसी से कह दीजिए, जरा एक इंटरव्यू करके आधे घंटे का नीतीश कुमार से दिखा दें। अगर वो दिखा देंगे, इसका माने नीतीश कुमार नाराज हुए थे, और ये सारी स्टोरी जो प्लांट की जा रही है वो पता चल जाएगा। मेरे हिसाब से नीतीश कुमार किसी से मिलने की उन्हें अनुमति नहीं है, नीतीश कुमार को अनुमति नहीं है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, केवल उनके नाम को भुनाया जा रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार की एक अच्छी इमेज है, उसको भुनाने के लिए उनको अभी तक रखा गया है। उनकी क्या स्वास्थ्य की स्थिति है, क्योंकि क्या आपने उनको पब्लिक फोरम में देखा, क्या आपको कन्वेंसिंग करते देखा, कहीं मीटिंग करते देखा, कहीं कोई साक्षात करते देखा? अरे भाई, आपका सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपसे मिलने का टाइम मांग रहा है, रिजिग्नेशन दे रहा है, आप उससे नहीं मिल रहे हैं। आप अपने विधायकों से नहीं मिल रहे हैं, अपने बड़े बड़े नेताओं से नहीं मिल रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि आप किस स्थिति में हैं, देश की जनता को पता तो होना चाहिए, बिहार की जनता को पता तो होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है सर। और भले ही नीतीश कुमार बाहर ना निकल रहे हो, लेकिन उन्होंने प्रेशर पॉलिटिक्स तो शुरू कर दी है। और जो है खबर देखिए सामने आ चुकी है कि एनडीए में सीट बंटवारा होती नीतीश कुमार ने अपने आप को मुख्यमंत्री के लिए ऐलान की मांग कर दी है। नीतीश और उनकी पार्टी सीट शेयरिंग में बीजेपी का जुड़वा भाई बनने से बहुत नाराज है।
क्योंकि सर ये तो सब जानते ही हैं कि वो कह रही थी भले ही हमें एक सीट ज्यादा ले, लेकिन वो सीट तो ज्यादा चाहिए। और नीतीश कुमार ने अब अपनी शर्त रख दी है कि अगर बीजेपी आनाकानी करेगी तो नीतीश कुमार पलटी मारने में देरी नहीं करेंगे। अभी चुनाव दूर है, लेकिन जूतम पैजार सबके गले पड़ चुकी है। तो सर नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि उनको मुख्यमंत्री घोषित कर दिया जाए। अब सीट भले ही उन्होंने बराबर बराबर बांट दी है, और कहा जा रहा है कि सीट बंटवारे के बाद नीतीश कुमार को पता चला कि भाई हमें भी 100 सीट मिल रही है और 101 सीट मिल रही है, बीजेपी को भी 101 सीट मिल रही है। तो अब नीतीश कुमार अड़े हुए कि भाई मुख्यमंत्री हमें ही बनाया जाए। क्या आपको लगता है कि ऐसा शायद पहली बार हो कि सीट बंटवारे के बाद जो पहली लिस्ट जारी हो चुकी है उसके बाद कोई पलटी मार ले और दल इधर से उधर हो जाए? देखिए, ये बात तो बताई जा रही है कि नीतीश कुमार ऐसा चाह रहे हैं। ये कोई नीतीश कुमार के मुंह से कहलवा दीजिए, आप किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये स्टेटमेंट दिखा दीजिए या उनसे ट्वीट करवा दीजिए कि नीतीश कुमार ये चाह रहे हैं। देखिए, ये बात बिल्कुल पक्की है। जब आपने प्रशांत किशोर का स्टेटमेंट पढ़ा, सुना, प्रशांत किशोर ने सारे गोदी मीडिया से डिस्कशन करते हुए ये कहा कि 25 से ज्यादा सीटें अगर जेडीयू को मिल गई तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अब आप खुद बताओ, जरा खुद बताओ, जेडीयू जो है वो एनडीए गठबंधन का एक पार्टिसिपेंट है। 40% सीटें उसको एलोकेट की गई हैं। अगर उसको 100 में से 25 सीटें मिलेंगी, इसका मतलब 25% का स्ट्राइक रेट होगा। तो सरकार बनाने के लिए तो एनडीए को, बीजेपी को कम से कम 75% का स्ट्राइक रेट रखना पड़ेगा, तभी तो सरकार बनेगी। नहीं बनेगी, कैसे बनेगी भाई? अगर ये प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि 25 से ज्यादा सीटें मिली तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, इसका मैंने व्यवस्था कर दी गई है एसआईआर के माध्यम से, चुनाव आयोग के माध्यम से। प्रशांत किशोर क्योंकि बीजेपी के एजेंट हैं कि 25 से ज्यादा सीटें जेडीयू को ना मिले। अगर 25 सीटें मिलेंगी और मान लीजिए 20 सीटें भी चिराग पासवान को मिल जाती हैं, 25-20 हुई 45, 5 सीटें बाकियों को मिल जाती हैं, हुई 50। इसका माने 101 सीटों में कम से कम 75-80 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जीतनी पड़ेंगी सरकार बनाने के लिए। इसका मतलब यह है कि यह पूरी रणनीति बन चुकी है कि जेडीयू के लोगों को आधा आधा तोड़ के भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर होगा। जब अगर प्रशांत किशोर जो बात कह रहे हैं 25 सीटें मिले और उसमें से 15 आदमी जो है वो एनडीए गठबंधन की तरफ चले जाएं तो उनकी सरकार बन जाएगी। फिर 25 सीटों में कैसे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने का क्लेम करेंगे? जो कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार कह रहे हैं, ये नीतीश कुमार कुछ नहीं कह रहे हैं। ये केवल लल्लन सिंह और संजय झा का एक ढकोसला है और वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट की तरह ये बातें फैला रहे हैं गोदी मीडिया के माध्यम से। पक्की बात है, लिख के रख लीजिए, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। 25 से ज्यादा सीटें उनको नहीं मिलेंगी। 75% का स्ट्राइक रेट बीजेपी का होगा, चिराग पासवान का 75% का होगा। प्रशांत किशोर को जो भी सीटें मिलेंगी वो बीजेपी के चीफ मिनिस्टर को मुख्यमंत्री बनाने के लिए इधर आ जाएंगे और उसके बाद उनकी पूरी रणनीति यह है। इसके लिए आवश्यक है कि नीतीश कुमार के जो ओबीसी और अति दलित श्रेणी के लोग हैं, मुसलमान लोग वोट हैं, वो कृपा करके ये कोशिश करें कि किसी भी स्थिति में चिराग पासवान, लेकिन जब चुनाव आयोग ही, एम्पायर ही एलबीडब्ल्यू आउट नहीं देना है, जब विकेट तीनों के तीनों उखड़ जाएं और तब भी नो बॉल डिक्लेयर करके उसको आउट ना डिक्लेयर करे, उसके बाद क्या हम लोग कर सकते हैं और क्या आप कर सकते हैं? तो चुनाव आयोग, अच्छा अब देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी निर्णय देखिए आप दीदी, इतना आनंददायक है भाई। देखिए, अरविंद केजरीवाल को जेल क्यों हुई थी? यह हुआ था कि शराब घोटाले में एक व्यक्ति जो शराब घोटाले में इन्वॉल्व था, जो जेल में रहा, उसने 10 स्टेटमेंट दिए, कहीं केजरीवाल का नाम नहीं लिया। 11वें स्टेटमेंट में उसने अरविंद केजरीवाल का नाम लिया और अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया गया और जिसने ये स्टेटमेंट दिया उसको छोड़ दिया गया। ठीक है, जस्ट बिकॉज ही सेड कि अरविंद केजरीवाल वाज इन्वॉल्व्ड, अरविंद केजरीवाल वर अरेस्टेड। ये उचित भी है कि कोर्ट को हमेशा ये कहना चाहिए जांच होने दीजिए, ट्रायल होने दीजिए। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि चुनाव, और तथ्य दिए कि इस प्रकार से कर्नाटका में हुआ है, इस प्रकार से महाराष्ट्र में हुआ है, ये नाम जोड़े गए हैं, 1,05,000 वोट खराब किए गए हैं। होना क्या चाहिए था? कोर्ट को यह कहना चाहिए था, माननीय कोर्ट को यह कहना चाहिए था, अच्छा आरोप लगाए चुनाव आयोग से, अब आप इसकी जांच करा लीजिए, एसआईटी बना दीजिए, पता चल जाएगा। अगर राहुल गांधी गलत आरोप लगा रहे हैं उनको जेल भेज दूंगा, अगर राहुल गांधी सही आरोप लगा रहे हैं ज्ञानेश कुमार गुप्ता को जेल भेज दूंगा। वो कहते हैं नहीं, नो एसआईटी विल बी फॉर्म्ड, कोई जांच कराने की आवश्यकता नहीं है। तो ये भाई जांच नहीं कराने की आवश्यकता, इसका मतलब ये है, आप जान रही हैं। देखिए, अब तो ये बात बिल्कुल पक्की है, जब तक युवा बिहार के, और ये मैं देख रहा हूं जो मुझे हवा मिल रही है, वहां पे 10-15% की हेराफेरी से काम नहीं चलेगा।
और ये भी बात बिल्कुल पक्की है कि इस बार महागठबंधन ने और राहुल गांधी ने ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी, क्योंकि चुनाव आयोग से भी ऐसे ऐसे तथ्य मिले, हाइड्रोजन बम अब आने वाला है, अब ये इलेक्शन क्योंकि 1 महीने के बाद है, आपको 5-7 दिन में हाइड्रोजन बम आ जाएगा, और ऐसे ऐसे रहस्योद्घाटन होंगे कि उसके बाद अगर ये 100% चार्ज बैटरी से ही पूरे ईवीएम को न बदल दें और 15-20% वोट की हेराफेरी न कर लें, 7-8% की हेराफेरी से अब भारतीय जनता पार्टी बिहार का इलेक्शन नहीं जीत सकती, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल सही बात है सर। और एनडीए में जो तकरार है उसका सबसे बड़ा खामियाजा भी बीजेपी को ही भुगतना पड़ रहा है। बीजेपी के दफ्तर के बाद जबरदस्त नारेबाजी, जबरदस्त जो बवाल है वो चल रहा है। हुजूम है कार्यकर्ताओं का, जिसका टिकट कटा है वो भी वही पहुंचा है, जिसको डर है कि उसका टिकट कट गया है वो भी पहुंचा हुआ है, और वो भी पहुंचा है जिसको ये उम्मीद थी कि उसको टिकट मिलेगा लेकिन मिला नहीं। तो ये जो सरपटौल है वो लगातार जारी है, देखते हैं कब तक थमता है, क्योंकि अब 17 तारीख को तो नामांकन करना है। देखते हैं उससे पहले सारी चीजें सुलझ पाती है कि नहीं सुलझ पाती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका आज की चर्चा के लिए। तो आप देख रहे थे आज की चर्चा, कैसी लगी आपको हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।